गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पहले हमने सिटीजनशिप वाला शुरू किया था, तो अब इस बार का हमारा सिलेबस है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 12 से 35। तो ये पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो जो मैग्ना कार्टा का स्थान यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ वही स्थान या उससे भी मजबूत स्थान जो है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का है। तो पार्ट 3 के नाम से है। तो कई बार जब बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स की बात आती है कि कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, तो कई तरह के अधिकार बताए गए हैं। उनमें से सबसे ऊपर जो अधिकार हैं वो हैं संवैधानिक अधिकार। सबसे ऊपर है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। सबसे ऊपर है मौलिक अधिकार, सबसे ऊपर के अधिकार माने जाते हैं मौलिक अधिकार। दूसरे नंबर पर आते हैं संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तीसरे नंबर पर आते हैं लीगल राइट्स, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। कानून बना करके जो अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि मनरेगा वगैरह। तो फंडामेंटल राइट्स, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तीसरे लीगल राइट्स या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, एक आपने मानवाधिकार सुने होंगे, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स तो ये एक प्रकार हैं, अधिकारों के प्रकार हैं। उसमें से जो सबसे पहला प्रकार है वो फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स किसको कहेंगे? जब डेफिनेशन में जाएंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। बात खत्म, यही डेफिनेशन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसको कहेंगे? जो संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। और भाग 3 के अलावा जो अधिकार संविधान में वर्णित हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं। वो अधिकार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिनका भाग 3 को छोड़ करके वर्णन आता है। भाग 3 को छोड़ दें तो फिर वोटिंग का राइट आता है, एक वोट देने का अधिकार। व्यक्ति वोट दे सकता है, तो वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब कौन से राइट्स हैं? ये राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और अब संपत्ति के अधिकार को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में 300A में मेंशन है। 300 कैपिटल लेटर A। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एग्जाम्पल लिखना हो तो 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फंडामेंटल राइट का एग्जाम्पल लिखना हो तो लिखेंगे पार्ट 3 के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार। और जब लीगल राइट की बात आएगी तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू फूड, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है। तो रोजगार का अधिकार, ये जो सारे अधिकार हैं, ये सब अधिकार किस में आएंगे? एक तरह से लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स। संसद ने कानून बना करके इनको दिया है, तो अब आपको क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, राइट्स का। तो अब हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है कि ये जो
12 से 35 वाले राइट्स हैं, ये क्या कहलाएंगे? एक तरह से फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 में चलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 पे पूरा एक 2-3 लेक्चर हो सकते हैं, इतना विस्तृत है आर्टिकल 13। विस्तृत है मतलब उसके बहुत ज़्यादा व्याख्या होती है आर्टिकल 13 की, और आर्टिकल 13 की व्याख्या होती है उस कारण से उसमें जो लॉ वर्ड है उसके ऊपर विधि। आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट को ऐसा कोई भी, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा कोई लॉ मेकिंग नहीं हो सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो। फंडामेंटल राइट्स को परेशान करने वाले, उनकी सीमा को लांघने वाले, फंडामेंटल राइट्स को कमज़ोर करने वाले, उनको रिड्यूस करने वाले, उनको नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी कानून आप नहीं बना सकते पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में। फंडामेंटल राइट्स सर्वोच्च हैं, उनकी रक्षा करना। और दूसरा, ये फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? तो स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जब वो लॉ नहीं बना सकते तो इसी पे सारा झगड़ा हुआ है और काफी लंबे समय तक झगड़ा चलता रहा। और वो 2007 में आकर के लगभग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जब फाइनली बहुत सारी चीजें जुड़ गई और जुडिशियल रिव्यू भी जुड़ गया, अभी IR कोहेलो केस में 2007 तक इसकी बहस बहुत गर्मा गर्म थी। तो हमको पूरे सिलसिलेवार उस बहस को देखना पड़ता है, उसके इवोल्यूशन को देखना पड़ता है। ये बहस हम जब देखते हैं तो एक हम 2-3 नए सिद्धांतों को उभरते हुए देखते हैं, जो बिल्कुल उभरते हुए सिद्धांत है, और उन हर सिद्धांत पे एक बहुत लंबी बहस हो सकती है, और वो बहस के बाद ही तैयार हुए हैं। तो क्या है वो सिद्धांत, और उन्हीं में हम लोग चलते हैं। तो बात, शुरुआत जो है वो संविधान लागू होने के पहले ही हो गया था लगभग, क्योंकि हमारा यहाँ जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि इलेक्शन जो हुए थे वो मई 1952 में हुए था। मई 1952 में इलेक्शन हुए और सरकार बनी एक तरह से। मई 1952 तक संसद का काम जो था वो संविधान सभा ने किया। संविधान सभा पहले से बनी हुई थी, संविधान लागू भी हो गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन मई 1952 तक संविधान सभा ने संसद की तरह कानून भी बनाए। संसद की जगह पे कानून वही बना रही थी, संविधान सभा ही बना रही थी, वो संसद ही थी और वो कानून पास करती थी। तो जब पहला संविधान संशोधन हुआ, हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, या बल्कि 1950 मान लो, तो वो किसने पास किया था? पहला संविधान संशोधन संविधान सभा नहीं कर दिया, ठीक है, संविधान सभा नहीं कर दिया, 9 शेड्यूल। और दिक्कत ये आ रही थी कि हमने DPSP भी दिए थे समाज के भले के काम करने के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए हमने DPSP बनाए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो DPSP जब लागू करने गए या इस तरह का जब लोक कल्याण का काम करने के लिए गए, तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम आ गई कि जो लैंड एक्विजिशन कर रहे थे या लोगों की ज़मीनें ले रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आप कैसे ले सकते हैं, ये तो राइट टू प्रॉपर्टी है, और राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो 13 के हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ बताया कि ऐसा कोई लॉ मेकिंग नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं आएगा जिससे कि वायलेशन होता हो फंडामेंटल राइट्स का, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब आई तो पहला केस गया सुप्रीम कोर्ट में, शंकरी प्रसाद बनाम वाला। तो वो जो केस गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है कि वो जो लॉ है उसका मतलब है कि ऑर्डिनरी लॉ, वो जो लॉ वर्ड है उसका मतलब है ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून, साधारण कानून। उसका मतलब संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। दरअसल ये जो चेंज कर रहे हैं ये 368 में कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये छोटा मोटा लॉ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये कौन सा कानून है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है।
ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। तो एक तो वो जो आप जो 13 में लॉ पढ़ रहे हो वो ऑर्डिनरी लॉ की बात है, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ये ऑर्डिनरी लॉ की बात है, स्पेशल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात नहीं है। इसलिए ये स्पेशल लॉ तो बना सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो बना सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू 368 कर सकते हैं, छोटा मोटा नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ऐसे केसेस की अब आप सीरीज देखेंगे पूरी, और ये जो केसेस शुरू हुए ये फिर 1967 में जाकर के स्टॉप हुए। 67 तक सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से सपोर्ट करता रहा। किस तरह से कि ये ऑर्डिनरी लॉ की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात नहीं है। तो अचानक क्या हो गया 67 में गोलकनाथ नाम का केस आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। और गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने ही फैसले को उलट दिया और उसने कहा नहीं, लॉ का मतलब किसी भी प्रकार के लॉ की बात है। लॉ का मतलब केवल ऑर्डिनरी लॉ नहीं, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ बोथ। इसलिए संसद वाकई में कोई भी कानून नहीं बना सकती, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट्स रिड्यूस होते हैं। तो ये तो स्थिति पूरी बिगड़ गई। अब न्यायपालिका और सरकार जो है यानी कि व्यवस्थापिका संसद दोनों आमने सामने थी। तो ये चूहा बिल्ली टाइप खेल चलता रहेगा अभी थोड़ा आगे तक। तो 25वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई 1971 में इंदिरा गांधी। इसी के अगेंस्ट 25वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई और उन्होंने कहा कि संसद जो है एक तरह से जनता की बनाई हुई है और कानून जो संविधान है वो भी जनता ने बनाया है। तो हम इस विधेयक में ये प्रावधान करते हैं, ये प्रोविज़न डालते हैं कि संसद जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। उसमें फंडामेंटल राइट्स भी है। तो पहली बात तो ये कर दी उन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उनको भी बदल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये डाला कि जब हम ये बदलाव करेंगे तो भारत के किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं होगा कि वो कोर्ट में जाए इन बदलावों के खिलाफ। यानी न्यायपालिका इन बदलावों के खिलाफ कोई भी याचिका ग्रहण नहीं कर सकती। कोई भी पिटीशन नहीं लगाएगा कि ये क्या देखो, अब आर्टिकल 13 का रोना कोई नहीं रोएगा, बस हमने बदल दिया मतलब बदल दिया। तो बड़ा खतरनाक अमेंडमेंट था। और ठीक उसके नेक्स्ट 26 वाले में तो इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स राजाओं का ख़त्म ही कर दिया। सारे राजाओं को जो सुविधाएं थी वो सब छिन गई, उनके पैलेस छिन गए, उनका जो VIP वाला जो राज की तामझाम है वो सब खत्म हो गए। तो ये 71 की सिचुएशन थी। और 73 में वो वाला वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, जब सुप्रीम कोर्ट में गया केशवानंद भारती केस, KBC केस बोलते हैं हम लोग उसको, केशवानंद भारती केस, KBC से याद रख सकते हैं। 1973 कोर्ट में जब गए तो थोड़ा थोड़ा विन विन सिचुएशन में रखा, थोड़ी थोड़ी सी सरकार की रखी, थोड़ा उन्होंने अपना डाल दिया, लेकिन बहुत ही रिमार्केबल केस है, माइलस्टोन माना जाता है इस फील्ड में। तो लैंडमार्क केस माना जाता है इसको। तो लैंडमार्क केस कैसे हुआ? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं पर आया, यहीं पर पहली बार संविधान का मूल ढांचा क्या होता है पहली बार उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि देखिए दूसरा वाली बात तो बिल्कुल गलत है आपकी कि हाँ जो है कोर्ट नहीं देख सकती, तो उसको तो हम पूरी तरह से हटाते हैं। बात रही फर्स्ट की कि पूरे संविधान में कर सकते हो, उन्होंने हाँ आप कर सकते हो, पूरे संविधान में कर सकते हो, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी संशोधन कर लीजिए, करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, पर शर्त है
संविधान कुछ मूलभूत मूल्यों पर खड़ा है, कुछ पिलर्स हैं संविधान के। संविधान जब बनाया गया तो उसके कुछ आधारभूत स्तंभ हैं। अगर उन स्तंभों को हिला दिया जाएगा तो फिर संविधान भरभरा के गिर जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर टिका हुआ है, उसको बोला है बेसिक स्ट्रक्चर। बोला बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और जो करना है करिए। और बेसिक स्ट्रक्चर के क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? तो बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 उसमें पॉइंट्स जोड़ते गए बेसिक स्ट्रक्चर। तो इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट आया था सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो केशवानंद भारती केस में जो पहला पॉइंट आया उसका नाम था सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च होगा, बाकी सब उसके नीचे होंगे। संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं, आप भी नहीं। ठीक है, संशोधन करना है कर लीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं। यानी कि संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला बेसिक स्ट्रक्चर, पहला पिलर। वो गिनाना शुरू हुआ, उसके बाद एक चीजें आती गई। फिर आप जानते हैं उसके बाद फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और बढ़ता गया और बढ़ता गया। उसके बाद थोड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई थी, इमरजेंसी आ गई थी, आपको पता है। इमरजेंसी के बाद फिर 42वां, इमरजेंसी से पहले 42वां संविधान संशोधन, बहुत व्यापक संशोधन था। स्वर्ण सिंह कमेटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी कांग्रेस की बनाई हुई कमेटी थी, ध्यान रखिए। स्वर्ण सिंह कमेटी कोई भारत सरकार की बनाई हुई कमेटी नहीं थी। कई बार हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे ये हुआ था, तो वो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, पार्टी का कमीशन था। किसने बनाई थी कमेटी? पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी कि हम क्या क्या सुधार कर लें संविधान में। तो सबसे बड़ा सुधार तो वहीं हुआ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग, 1976। और फिर 44वां संविधान संशोधन, ये सब 44वें संविधान संशोधन में उन्होंने फिर बदलाव करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी के उलट। फिर 1980 में बहुत रिमार्केबल, फिर लैंडमार्क केस 1980, मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में बात ये हुई थी कि फिर इंदिरा गांधी आ गई वापस चुनाव जीत के, और उन्होंने फिर अपनी वेलफेयरिस्टिक पॉलिटिक्स शुरू कर दी, कल्याणकारी। इंदिरा गांधी की पूरी पॉलिटिक्स में वही था, वेलफेयरिस्टिक, वेलफेयरिज्म, कल्याण। और जो विपरीत सरकारें थी इंदिरा गांधी के, उनका था कि नहीं, जो कैपिटलिज्म है उसको सपोर्ट करो एक तरह से। जबकि जेपी का आंदोलन तो पूरा समाजवादी आंदोलन था, लेकिन उसके बावजूद भी मोरारजी ने लगभग बहुत सारी चीजें इसी प्रकार की, इसलिए उनका मॉडल फेल भी हो गया। तो वो जब फिर डीपीएसपी लागू करने की बात आई तो आया कि नहीं, डीपीएसपी को ऊपर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को नीचे करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में जो है लोग सरकार को अच्छे कानून नहीं बनाने देते, जनता की भलाई के काम नहीं करने देते हैं। तो हम तो जनता की भलाई करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई करना चाहते हैं, इसलिए डीपीएसपी को प्रमोट करेंगे। तो कोर्ट फिर आया, सुप्रीम कोर्ट में जब मिनर्वा मिल केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, सद्भावपूर्ण रिलेशन होना चाहिए बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दोनों को सद्भाव पूर्वक, दोनों को साथ लेकर के चलिए, यानी अमीर लोगों को और गरीब लोगों को साथ लेके चलिए। अमीरों को भी पनपने दो, गरीबों को भी होने दो, तो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वेलफेयरिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अमीरों को, क्योंकि नेशनलाइजेशन हो गया, आप जानते थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, एक के बाद एक ऐसे प्रोग्राम आए थे, इंदिरा गांधी के राजाओं की प्रिवी पर्स कट कर दी थी, मतलब वो अमीरों की एक तरह से दुश्मन की तरह उभरी। और ये एक तरह से थोड़ा सा गलत ये हुआ, चाइना हमसे आगे उसी दौरान निकल गया था, क्योंकि डेंग जाओपिंग वहाँ पर पूरा कैपिटलिज्म लेके आ गए थे एक तरह से, वहाँ औद्योगिकरण चल रहा था, वहाँ प्राइवेट लोगों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, प्योर कम्युनिस्ट कंट्री में, और हम एक सोशलिस्ट कंट्री थे। बट हमारे यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हम लोग अमीरों को कट कर रहे थे।
तो थोड़ी सी इसको गलत रणनीति इतिहास में बताया जाता है कि अगर हमने भी उसी समय में यदि हमारे यहाँ पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया होता तो हम भी आज चाइना से आगे होते, और हो सकता है हम दुनिया की दूसरी इकोनॉमी होते। लेकिन हमने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बना के रखे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट रहे हम लोग। तो वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ 39C 39B, तो जो 39B और C है इनको बहुत आगे लाने की कोशिश की उन दिनों में। और तब कोर्ट में बीच में आकर के मिनर्वा मिल केस में कहा कि ये जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स है इन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, इनका हार्मोनियस रिलेशन हो, ये जो है संतुलन दोनों के बीच में, हार्मोनिया बैलेंस, हार्मोनिक बैलेंस, बैलेंस वर्ड था संतुलन, ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, जो कमज़ोर है उसको भी और जो है आगे उसको भी। तो ये जो 1980 वाला केस है, और उसके बाद एसआर बोम्मई केस, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म वर्ड वहीं से आया कि सेक्युलरिज्म भी उसका पार्ट हो गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, फेडरलिज्म भी पार्ट हो गया। फिर एक के बाद एक केस ग्रुप में डाल देंगे हम लोग, ग्रुप में एक केस का पूरा एक टेबल है, और लास्ट में जाके आईआर कोहेलो केस, ये अभी लेटेस्ट वाला आईआर कोहेलो केस, ठीक है। तो ये जो पूरा, और आईआर कोहेलो केस में क्या है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। आईआर कोहेलो में ये हो गया था कि बीच में कि नहीं न्यायपालिका नहीं देखेगी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं न्यायपालिका को तो देखेगी भाई, क्यों नहीं देखेगी, न्यायपालिका को तो देखना होगा, हम हैं ही यहाँ संविधान की रक्षा के लिए, तो आप संसद में बैठ करके क्या कर रहे हैं ये तो हमको देखना होगा, और न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर करेगी, रिव्यू करेगी। अब रिव्यू को ही हटा देंगे तो किसके संबंध में है, 9th शेड्यूल के बारे में है, जब तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दे दिया था, और भी बहुत सारी चीजें थी जो 1951 में 9 शेड्यूल जोड़ी गई थी। और 9 शेड्यूल का मतलब ये था, 9वीं अनुसूची संविधान में थी, उसका मतलब ये था कि 9वीं अनुसूची में यदि कोई विषय है तो फिर उसके ऊपर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता। अगर पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है और न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, स्ट्राइक डाउन करती है उसको, तो हम एक काम करेंगे कि उसको 9th शेड्यूल में डाल देंगे। 9th शेड्यूल के तहत हम अगर कोई कानून बनाएंगे तो जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि उसके लिए लोग नहीं जा सकते, न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो फिर न्यायपालिका ने जो है यहाँ फिर एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस था, और ये 9-0 से आया, ये केस किससे आया, 9-0 से। 9 जज थी, 9 जज की बेंच थी, तो 9 एक तरफ थे और एक तरफ 0। वो 9 जजेस की बेंच ने 9-0 से एक तरफा वर्डिक्ट दिया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो फंडामेंटल वो है, एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके ये तो हम करेंगे, ये नहीं करेंगे तो फिर हम संविधान को सर्वोच्च बना के कैसे रखेंगे, व्याख्या तो हम ही करेंगे कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका लेवल क्या है, कहां तक वो। तो ये सारी लड़ाई जो है ये अभी 2007 तक बहुत ज्यादा गर्मा गर्म थी। अब थोड़ी सी इस मामले में, बेसिक स्ट्रक्चर वाले मामले में, अब लगभग राजनेताओं को भी समझ में आ गया। देखिए, बिल बनाने वाले तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही तो बिल बनाते हैं, इसलिए अब बिल की लैंग्वेज जानबूझकर वहां तक रखी जाती है जो उधर फंडामेंटल राइट को टच ना करे, और बेसिक स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी, तो उनका कॉनोटेशन खराब ना हो कहीं पे भी, वही अर्थ निकले उनका जैसा उन्होंने बताया है। तो अब क्या है कि हमारी न्यायपालिका भी मैच्योर है, हमारे पास ढेरों साइटेशंस हैं, ढेरों प्रेसिडेंट्स हैं, ढेरों हमारे एक्सपीरियंस हो गए हैं। अब कई लोगों को अच्छे बिल पेश करने की आदत हो गई है। फिर उसके अलावा कमेटी कल्चर आया था 80s में, तो वो कमेटी कल्चर जो है वो बहुत डेवलप हो गया है, डिफरेंट कमेटीज़ में बिल भेजे जाते हैं, तो स्क्रूटनी बहुत अच्छे से होती है। तो तमाम स्क्रूटनाइज होने के बाद जब चीज़ें जाती तो वायलेशन की उम्मीद बहुत बहुत कम बचती है, और बेसिक स्ट्रक्चर का भी सम्मान
कर लिया जाता है। इसलिए अभी वो डिबेट अभी वो बीच बीच में नहीं उठती, अब ज़्यादा नहीं उठती, और मुझे लगता है फ्यूचर में कई बार बंद हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सब पे कस जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ आपको समझने की है, जो मैंने अभी आपको बताया। कहाँ तक? 2007 IR कोहेलो केस, जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल दे सकते हो 9th शेड्यूल। किसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग? 9th शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है यहाँ 2007 तक जब आप लेके आओगे, तो ये कभी क्वेश्चन मेंस में आएगा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और हाउ टू इवॉल्व दिस, कैसे हुआ है, विकसित कैसे हुआ। तो फिर आप यहाँ से वहाँ से शुरू करोगे, शंकरी प्रसाद वाले से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वहाँ से 1951 से 1950 से वहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, और फिर जो 25th अमेंडमेंट भी आएगा, फिर केशवानंद भारती भी आएगा, फिर मिनर्वा मिल भी आएगा, और खास करके IR कोहेलो केस तक, यहाँ तक लाओगे, और इसको फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी इवॉल्व होते हुए दिखाना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, आर्टिकल 13 के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वहाँ लॉ का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तब भी यही वाली बहस पूरी आएगी। और एक क्वेश्चन आता है कि इस फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल, क्या संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो संशोधनीय हैं, उनका संशोधन हो सकता है, तब भी यही आएगा। एक आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स, या फिर कैसे आप इसको समझाएंगे, दोनों का कंपैरेटिव अकाउंट दीजिए। तो जब आप वहाँ पर एनालिटिकल अकाउंट देंगे तब भी यही वाला ही बोले। कुल मिला के ये जो मैंने अभी आपको पिछले 20-25 मिनट से मैं जिस लेक्चर को बोल रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में जा कर के लिखना है। अभी कहाँ लिखना है ये आपको एग्ज़ाम में तय करना है कि किस हिस्से में जाके लिखना है, लेकिन ये आपको लिखना है पक्का। चाहे MPPSC का मेंस हो तब भी आपको ये लिखना होता है, UPSC का मेंस हो तब भी उसमें जाके लिखना है। ये लिखने वाली चीज़ है जो आपको लिखनी ही है वहाँ जाके, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझा दिया आपको। ठीक है, पुराने केसों में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है, मैंने अलग टाइप से बताया इस बार। बोर नहीं होंगे आप। ये मैं अभी इस क्लास में, इसी क्लास में 6 बार बता चुका हूँ, कम से कम मिनिमम 6 टाइम्स बता चुका हूँ, लेकिन ये इस बार जो है आपको फ्लेवर बिल्कुल अलग मिलेगा। उन 5 का फ्लेवर बिल्कुल अलग है, वो सब अपने आप में सब एक से एक अलग है, कोई किसी के साथ मैच नहीं करता। कल सुबह में इसी पे अगर लेक्चर देंगे वो डिफरेंट होगा, कोई रटा हुआ नहीं है कुछ भी। ठीक है, वो फिर डिफरेंट होगा। तो कैसे, बाद में तो मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ लिखना था आपको, ये कौन से वाले में इसको दे सकते थे, लेकिन पहले आपको तय करना है कि कहाँ देना है। तो अब आप पहले, सबसे पहले तो इसको तैयार करो, इसको पक्का तैयार कर लो, ईयर तैयार कर लो, अमेंडमेंट का नंबर तैयार कर लो, सुप्रीम कोर्ट के केस का जो ईयर याद रखिए, नाम पूरा याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो अगर ये हो जाएगा तो फिर हम अब चलते हैं, कुछ सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, डॉक्ट्रिन जो है क्या कोई वेबर का सिद्धांत है, क्या कोई छोड़ सकता है, फंडामेंटल राइट्स को त्याग कर सकता है। तो ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स का त्याग कोई नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, त्याग करता हूँ, आज के बाद मुझे फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए यदि कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी करेगा, अगर कोई किसी का अपमान करेगा, कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, या कोई किसी का दुर्व्यापार करेगा, ट्रैफिकिंग करेगा, कोई किसी को बेचने के लिए ले जाएगा, चाहे वो व्यक्ति तैयार है बिकने के लिए, तब भी वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन मान करके सुप्रीम कोर्ट रेमेडी देगा। ठीक है, 32 के तहत उसको रेमेडी मिलेगी। क्या बोलेंगे उसको? हेबियस कार्पस, उसको बंधक माना जाएगा। तो बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकती, किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती, सभी के साथ इक्वल बिहेवियर, ये होगा ही होगा, और स्टेट के अगेंस्ट तो है ही। इसलिए कोई आदमी इसको त्याग नहीं सकता कि मैं अपने फंडामेंटल राइट के बिना जिंदा रहना चाहता हूँ, ये वो बोल नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप राज्य का विषय है, आप राज्य की वस्तु है, आप राज्य की जिम्मेदारी है, आप राज्य की प्रॉपर्टी है।
तो ये आप खुद त्याग नहीं कर सकते, ठीक है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से कोई व्यक्ति मतदान का विरोध कर सकता है कि मैं मत नहीं डालूंगा, नोटा वोटा आ गया, लेकिन फिर भी अगर वो बोले मुझे वोट नहीं देना है, तो वोट नहीं देने के अधिकार में भी वोट देने का अधिकार है, वो छुपा हुआ है कि आखिर तुम क्या नहीं दोगे, बोले मैं वोट नहीं दूंगा, तुम क्यों नहीं दोगे, तुम क्यों नहीं दोगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो दे सकता है ऐसा नहीं है कि उसका अधिकार नहीं है इसलिए उसमें वो राइट है, ठीक है, राइट है, उसको राइट है, उसको अधिकार है, वो इसलिए नहीं देगा, ठीक। तो ये तो वो वाली बात हो गई। आगे देखिए एक और है एक्लिप्स। एक्लिप्स में क्या है, ग्रहण का सिद्धांत। तो कोई ऐसा लॉ अगर बन गया, पहले भी रेट्रोस्पेक्टिव भी है, प्रोस्पेक्टिव भी है, कोई भी अगर ऐसा लॉ बनने जा रहा है या लॉ अगर बना है पहले से, और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो उतना हिस्सा, जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के साथ दिक्कत आ रही है, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, ग्रहण में आ जाएगा, एक्लिप्स में आ जाएगा, उतना हिस्सा अवैध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। ये तो कुछ सिद्धांत हो गए जो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। तो जब हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जब हम बात करते हैं, तो कानून के सामने सब बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सब बराबर है। कानून के सामने सब बराबर हैं, तो एक और वर्ड लिख लीजिए ब्रैकेट में, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, यानी कानून के सामने सब बराबर है, इसका मतलब कानून का शासन है। ठीक है। तो एक दूसरा एडवांस चीज है, इससे भी एडवांस चीज है जो हमारी न्यायपालिका प्रैक्टिस में लेके आई, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फॉलो किया है वो आर्टिकल 14 को इस रूप में किया है, रूल ऑफ लॉ यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और जब हम इसकी बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब बराबर हैं, तो ये ब्रिटिश बोरोइंग लगता है कि हमने कहाँ से लाया है, ब्रिटेन से इसको लेके आए हैं, और है भी वहीं से हमने कॉपी किया है। ये जो सिद्धांत हमने कॉपी किया है ये ब्रिटेन से किया है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब, और ये ब्रिटेन का है। बट ये निगेटिव कॉनोटेशन है, नकारात्मक अर्थ में है। ये क्या है, नकारात्मक अर्थ में है। नकारात्मक अर्थ में ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, राइट टू इक्वलिटी, सभी लोग समान हैं, समानता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो फिर अगर मान लिया जाए किसी के पास 2 पाँव नहीं है या किसी के पास 1 पाँव है, तो उसको भी रेस में जीतना होगा, क्यों, कानून के सामने सब बराबर हैं, रूल ऑफ लॉ, सब बराबर हैं, बस बात खत्म। किसी को कोई वेटेज नहीं मिलेगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब, आर्टिकल 14 का मतलब, समानता के अधिकार का मतलब, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, बस हम नहीं जानते। जैसे किसी छोटे बच्चे को गोद में उठा के चलते हैं, एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है साथ में, एक बच्चा अपने आप चलता है। छोटा बच्चा और कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो तो उसके हाथ में कुछ सामान दे दिया, और वो जिसको साथ में सामान दिया वो बोलते इसको उठा के चल रहे हो, मुझे भी उठा के चलो, सबके साथ समान व्यवहार करो, या फिर इसको भी मेरी तरह पैदल चलाओ। या ये जो छोटा बच्चा है जो उंगली पकड़ के चल रहा है, इसकी उंगली छुड़वा और उसके हाथ में एक पोटली, इसको भी पकड़ाओ, ये भी वजन लेके चलेगा, क्योंकि सबके साथ समान होना चाहिए। समझ में आ गया?
इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ जब आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो इसका निगेटिव अर्थ है। कई लोगों को लगता है इसमें निगेटिव क्या है, सब समान है, सब समान रहें, सब अपना अपना देखें, सब लोग देख रहे हैं, वो देख रहा है, वो क्यों नहीं देखेगा, वो भी देखे अपना, उसमें क्या है। खास करके आरक्षण का विरोध करते समय यही बात आती ना, आरक्षण का विरोध होते हुए यही बात आती है, सब अपना अपना कर रहे हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो रोटी खाता है, वो भी तो खाता है, वो भी तो कर रहा है उसके साथ। लेकिन ये यूएस यूनाइटेड स्टेट में ये उचित नहीं माना जाता। तो वहां क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उनका क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की सुरक्षा सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून के सामने सब बराबर हैं ये नहीं, कानून का समान संरक्षण, सबको कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो वो जो आपने एक फोटो देखा हो कभी जाकर के, इक्वलिटी के ऊपर एक फोटो देखेगा कि एक के पास 2 बॉक्स है, एक के पास 1 बॉक्स है और एक के पास बॉक्स नहीं है। तो जिसके पास बॉक्स नहीं है वो तो वैसे ही खड़ा होकर के सिनेमा या कोई भी मूवी देख सकता है या फिर स्टेडियम में मैच देख सकता है। जिसके पास 1 बॉक्स है उसकी हाइट कम है इसलिए उसको 1 बॉक्स लगाया हुआ है, 2 बॉक्स उसको लगाया हुआ है जिसकी हाइट सबसे कम है, उसको 2 बॉक्स लगाने पड़े तब वो मैच देख पाएगा। सबको मैच दिखाना तब इक्वलिटी हुई ना, इक्वलिटी का कैसे होगी। तो ये तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। क्या है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिला है। एक को बॉक्स की जरूरत नहीं इसलिए उसको बॉक्स नहीं दिया, एक को सिंगल बॉक्स दिया, एक को डबल बॉक्स दिया, ठीक है। तो जाकर के देखिएगा गूगल में इक्वलिटी लिख के इमेजेस में जाएंगे तो वही मिलेगा आपको फोटो, ठीक है। अब लोगों ने और भी प्रयोग कर दिए हैं, अडानी टाइप 8-10 बॉक्स लगा दिए हैं, उसको वहाँ खड़ा कर दिया और एक के यहाँ बल्कि और गड्ढा खोद दिया और उसको और अंदर डाल दिया है गड्ढे में खड़ा कर दिया ताकि वो कभी ना देख पाए तो वो अडानी वर्सेस आम आदमी वाली जो लड़ाई है उसमें वो अलग अलग तरह के बना दिए कार्टून उसमें लोगों ने। पहले 3 होते थे, आजकल 5-6-7 बना दिए उसमें कि अलग अलग कैटेगरी क्या क्या है, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब समझ में आ गया आर्टिकल 14। अब समझ में आया होगा आपको कि राइट टू इक्वलिटी से बात नहीं बनेगी, किससे होगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, पॉजिटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिव अर्थ निकलता है उसका, सकारात्मक है। इसीलिए उसके वहां पर जब रिजर्वेशन देते हैं यूएस में तो वो बोलते हैं दीज आर एफर्मेटिव एक्शंस, ये सकारात्मक कदम है, ये एफर्मेटिव एक्शंस है। उसको वो करेक्टिव एक्शंस या फिर एफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को आप प्रसाद बांट रहे हैं, सब लाइन में लगे हैं, लेकिन एक आदमी व्हील चेयर पे है, एक आदमी व्हील चेयर पे है तो वो लाइन में भी नहीं लग सकता। तो आप प्रसाद बांटते बांटते उसके पास जाएंगे और उसको वहां पर उसके हाथ में प्रसाद देंगे, तो आप भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, करेक्टिव है, सुधारात्मक है, एफर्मेटिव है, सकारात्मक है, सुधारात्मक है और न्यायपरक है। जस्टिस मिल रहा है ना, न्याय मिल रहा है उसको। और सबसे बड़ी बात है इक्वल प्रोटेक्शन है, क्योंकि उसको भी प्रसाद मिला है और उसको भी मिलना चाहिए, नहीं तो वो वंचित हो जाएगा प्रसाद से। राइट टू इक्वलिटी में क्या होता, तुम यहां आते तो मिलता, अब तुम वहां व्हील चेयर पे बैठे हो, तुमको कैसे मिलेगा, उसका हम क्या कर सकते हैं। उसमें आदमी ऐसे कंधे उचकाता है, अमीर आदमी, ये हम क्या कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ये गरीब है तो हम क्या करें, तुम्हारी वजह से भाई, तुम्हारी वजह से वो गरीब है, तो तुमने ज्यादा ले लिया। घर पे अगर मान लीजिए 10 रोटी और 5 लोग हैं तो एक 3-4 खा जाएगा तभी तो कोई भूखा रहेगा, नहीं तो सब 2-2 खाएंगे ना, तो फिर झंझट ही नहीं है। एक तुम 5 लेके बैठ गए एक साथ तो कोई न कोई तो भूखा रहेगा। तो मार्क्स यही तो कहता था ना, मार्क्स थोड़ा सा अलग टाइप से बोलते थे। मार्क्स बोलते थे कि ढेर लगा है मिट्टी का मतलब गड्ढा खुदा है। अब देखो आसपास कहीं गड्ढा खुदा, अदरवाइज ढेर आपके मोहल्ले में, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, आप रोज गुजरते हो वहां से, और लेकिन जब कभी नींव खुदती है या कब होता है तभी तो आपको रास्ता जाम या ढेर मिलता है ना, अदरवाइज कब मिलता है। तो ढेर लगा कैसे, एक आदमी नंबर 1 आदमी दुनिया में नंबर 1 अमीरी पे पहुंचा कैसे। आपने बहुत लोगों को खोखला किया होगा,
जब करोड़ों लोगों को खोखला करोगे तभी तो नंबर 1 पे पहुंचोगे, अदरवाइज कैसे? ऐसी कौन सी योग्यता है? 10वीं फेल है अडानी 10वीं फेल है। बाकी सब इतने IITN और IIM वाले, उनमें तो दिमाग नहीं आया, तुम ही में कैसे आया? जो मेरे कॉलेज का चपरासी था, वो मैंने एक बार बताया था कि उसने क्या किया कि जितनी भी फीस जमा होती थी उसको बैंक में जमा करानी होती थी, और बैंक वाला उसको एक रसीद देता था, कॉलेज की फीस जमा करके एक स्लिप दे देता था कि ये पकड़ो। उसने वो सील जो है वो बनवा ली बैंक वाली, और बहुत सारी रसीदें छपा ली। ये वहीं से उठा लाता था, और रसीदें तो वहाँ बाहर पड़ी रहती हैं, डिपॉजिट वाली। उसका एक टुकड़ा वो आपको सील लगा के देता है जब आप कोई डिपॉजिट कराते हो तो। उसने वहाँ से बहुत सारी रसीदें ले ली, वो दे भी देते हैं बैंक वाले, क्योंकि इनका रोज काम पड़ता है तो दे देते हैं। और जब भी फीस रोज शाम को जमा करानी होती है, जैसे आज 40,000 रुपये फीस आई, तो ठप्पा लगाया, खुद ही सिग्नेचर किए, उसमें लगा दी वाउचर कैश बुक में, और बोलते हाँ जमा हो गई। तो ऐसा 1-2 साल तक करता रहा तो वो 1 करोड़पति हो गया है, समझ में? करोड़पति हो गया, जबकि उसकी सैलरी 15,000 रुपये थी, या जो भी 20,000 होगी। फिर जब किसी दिन चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, बोले आपके खाते में नहीं है। कॉलेज ने कहा हमारा चेक बाउंस कैसे हो सकता, हमारे तो करोड़ों रुपए अंदर। तो फिर पता चला कि अंदर है ही नहीं कुछ बात समझ में आई ना? तो ये स्मार्टनेस है, घोटाला, स्कैम। तो अमीरी गरीब देश में हमेशा घोटाला होती है, ध्यान रखिए। इसलिए DPSP प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बहुत सिंपल चीज है, फंडा। कोई ये ना समझाए कि नहीं सर ऐसे भी लगता है, उसके लिए गड्ढा जरूरी नहीं। ये सब बकवास चीज है, फालतू बात है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं जब तक आप जनता को बेवकूफ़ ना बनाओ, सरकार को ना बनाओ, कानून का उल्लंघन ना करो, वायलेशन ना करो, जब तक इन्वायरमेंट को खराब ना करो, जब तक सरकार की बैंकों का पैसा ना लूटो, जब तक आप निगेटिव नहीं करोगे, गलत काम करोगे नहीं, तब तक संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नहीं तो फिर IAS क्यों नहीं हो गए सारे के सारे, फिर सारे IITN क्यों नहीं हो गए? उनके पास तो दिमाग बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दिमाग की बात तो कतई ना करें। नैतिकता खत्म करना, लूटने के लिए मन करना, और सब कुछ उल्टे सीधे काम करने के लिए अपने दिल को राजी कर लेना, उसके बिना संभव नहीं है। जिस आदमी को नैतिकता कचोटती है, अंतरात्मा की आवाज़ जो सुनता है, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है? तो ये छोटा सा मैंने करंट अफेयर्स पे भी दे दिया आपको तो ये फंडा दिमाग में रखिएगा। हमारे गुरुजी भी बोलते थे कि अगले दिनों कोई भी अमीर नहीं रह पाएगा, पूंजी पर समाज का नियंत्रण होगा, केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए धन का उपयोग नहीं हो सकेगा। ये उनकी भविष्यवाणी है, और बल्कि उस भविष्यवाणी को उन्होंने रोज पढ़ने के लिए कहा है। तो इसके लिए आप चाहे तो उसको चाहे इंटरनेट पे गूगल में सर्च कीजिएगा, महाकाल की पुकार, नहीं तो ग्रुप में डाल देंगे PDF, ठीक है? तो उसको पढ़िएगा, उसमें उन्होंने साफ लिखा है। तो हम तो गायत्री परिवार की बात कर रहे हैं ठीक है, हमारे सिद्धांत ही हैं। तो चलिए, आर्टिकल 14 बात समझ में आई। 15 में चलते हैं। 15 भी समानता की बात करता है, लेकिन ये इक्वलिटी कहाँ करता है? शिक्षा, ये एजुकेशन की बात करता है। और 16 बात करता है नौकरियों में, नौकरियों में अवसर की समानता, नौकरियों में अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जहां जहां सरकारी नौकरियां खास करके, वहां अवसर समान रूप से दिया जाएगा, वहां समान रूप से दिया जाएगा। ठीक है? बर्थ प्लेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स यानी जेंडर के आधार पर, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 शिक्षण संस्थानों के लिए, खास करके शिक्षा के लिए है ना। इसीलिए रिजर्वेशन जो शिक्षा के लिए दिया जाता है, शिक्षा के लिए रिजर्वेशन 15 में है, ध्यान रखिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो रिजर्वेशन है वो किस में है? 15 में है। और नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 16 में। तो एक व्यक्ति यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है और रिजर्व क्लास का है, OBC का है, SC का, ST का है और EWS है, तो वो 15 के तहत रिजर्वेशन मिलेगा उसको। इंस्टीट्यूशन में घुसने के लिए
15 के तहत रिजर्वेशन मिलेगा। और जब इंस्टीट्यूशन से वहाँ से निकल जाएगा और जब वो नौकरी मांगेगा तो उसको फिर 16 में रिजर्वेशन मिलेगा। और अभी 15, 5 और 6 और उधर 16, 5 और 6, 103 संविधान संशोधन से कौन सा आया? EWS, यानी जिनको पहले से दिया गया, तो पहले से जो दिया गया उनको सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बना गया है। इकोनॉमिकली सोशियो इकोनॉमिक नहीं, सोसाइटी से भी, यानी सामाजिक शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। किसमें? 15 और 16 में। लेकिन पहली बार इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन आया है। तो रिजर्वेशन की जो पूरी बहस है वो 15 और 16 में चलती है। तो यहाँ आप रिजर्वेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस लिखिएगा। रिजर्वेशन कैसे आया, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान रखिएगा। 15 और 16 जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन का डॉक्टर अंबेडकर से और उनसे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये 10 साल के लिए भी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चलता है कि ये 10 साल के लिए है नौकरियों वाला रिजर्वेशन, और ये हर बार बढ़ाते जा रहे हैं 10-10 साल। इसका 10 साल से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से लेना देना है उधर 338 वाला, वो रिजर्वेशन जो विधानसभाओं में है और लोकसभाओं में है। और वहाँ ओबीसी के लिए नहीं है, वहाँ केवल एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, ठीक है। 22.5% रिजर्वेशन कितना है? 22.5%। विधानसभाओं में अलग अलग राज्यों के हिसाब से परसेंटेज होता है, बाकी नेशनल लेवल पे 22.22% रिजर्वेशन। और वो रिजर्वेशन जो लोकसभा में है वो रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। वो रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, लोकसभा और विधानसभाओं वाला, और उसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है बार बार। नौकरियों के रिजर्वेशन में कभी भी 10 साल की बात नहीं थी, और वो पूना पैक्ट का पार्ट भी नहीं है, ध्यान रखिए। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो पूना समझौता हुआ था वो विधानसभाओं और लोकसभाओं के रिजर्वेशन के लिए हुआ था, ठीक है। किसके लिए हुआ था? दलितों के हितैषी थे डॉक्टर अंबेडकर, और दलितों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, आंदोलन भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो वो लोग, उनको नहीं पता कि किस प्रकार के रिजर्वेशन की वकालत कहाँ कैसे की गई थी। तो मैं 15 और 16 की बात कर रहा हूँ। शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर प्रवेश के लिए रिजर्वेशन, और 16 में नौकरियों के लिए रिजर्वेशन। किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। 10 साल जैसा कोई शब्द नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, उस समय में तक केवल 2 ही शब्द थे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए है, इकोनॉमिकली नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन अभी ये जो सरकार है, इस सरकार ने अभी उसको रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। EWS बोला है कि जो लोग पहले जो 3 और 4 में जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, 3 और 4 में, एक में SC ST है और एक में OBC है, ये लोग जो रिजर्वेशन ले रहे हैं 5 और 6 में वो रिजर्वेशन इनको मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आई ना। और इसी में एक और सुधार करके 16 में एक और चीज जोड़ी गई थी, प्रमोशन में आरक्षण। प्रमोशन में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी प्रमोशन होते समय भी आरक्षण दिया जाएगा। तो प्रमोशन में आरक्षण का सिद्धांत भी आपको यहाँ देखना है, रिजर्वेशन का सिद्धांत देखना है, मंडल कमीशन को देखना है। अभी आपको वो आयोग भी देखने हैं, 338 वाले, वो वाले 330, 331, 332, 330, और वो जो 330 और वो वाली जो बात मैं बता रहा था कि अभी एंग्लो इंडियन का जो समाप्त किया, कई लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया इस सरकार ने। 2 सीट जो होती थी, 543 पे चुनाव होते हैं, 2 सीटें 545 होते थे, तो 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन थे वो नॉमिनेट होते थे एक तरह से, तो वो अब नहीं होंगे। तो दरअसल वो 10-10 साल उनका भी बढ़ाया जा रहा था, इस बार सरकार ने 10 साल बढ़ाने से मना कर दिया। तो उन्होंने समाप्त नहीं किया है, बल्कि 10 साल आगे उसको एक्सटेंशन नहीं दिया है। जैसा SC ST के रिजर्वेशन को 10 साल आगे बढ़ाया, उन्होंने एंग्लो इंडियन को आगे नहीं बढ़ाया।
तो आगे नहीं बढ़ाना समाप्त नहीं होता है, वो जिंदा है। कभी भी कोई भी सरकार आएगी उसको 10 साल आगे बढ़ा देगी, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। समाप्त नहीं किया, उसको पटक दिया है कि अभी 10 साल बढ़ाने की जरूरत नहीं, अभी हमको जरूरत नहीं लग रही है इसकी, तो उसको एक्सटेंशन 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। ठीक है, 331 और 333, ये इस तरह से विधानसभाओं में 333 है और लोकसभा में 331 है। तो ये इस तरह से है। तो वो 2 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद गायब खत्म कब किया होता है? जब वो 331 उसको रिपील कर देते, संविधान में से उन अनुच्छेदों को हटा देते, तो खाली स्थान हो जाता है। उससे उस पर फिर नए अनुच्छेद ला सकते थे हम, उन नंबर्स को दूसरे से फिल कर सकते थे। वो नंबर हम किसी दूसरे को अलॉट कर देते, किसी दूसरे प्रोविजन बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। लेकिन हम अभी सरकार ने वो नहीं किया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ बहुत सारे पेज है। तो फिर कैसे आया था रिजर्वेशन? रिजर्वेशन जो आया था वो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में SC/ST का रिजर्वेशन तो संवैधानिक की शुरुआत के साथ था, और OBC का जो रिजर्वेशन है वो वहाँ नहीं है, लोकसभाओं में और विधानसभाओं में, नौकरियों में है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। तो 15 और 16 में ही है, उधर नहीं है, ध्यान रखिए। OBC का रिजर्वेशन वहाँ नहीं है, इसलिए EWS का भी वहाँ नहीं होगा, ये यही है। तो नौकरियों में और इधर एजुकेशन में कहाँ से आया? तो मंडल कमीशन से आया फर्स्ट टाइम। मंडल कमीशन 1979 में, उस समय में बना था 78-79 में, और वो सरकार गिर गई, नहीं तो वो पहले भी आ जाता। बाद में इंदिरा गांधी आई और फिर 10 साल लग गए उसको। 89 में थोड़ा थोड़ा विचार राजीव गांधी कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार नहीं आई। और फिर VP सिंह पहली बार इसको लेके आए 1990 में, 91 में। तो मंडल कमीशन वाला मामला है ये, जो 6 दिसंबर निकला है, बाबरी मस्जिद गिराने वाला, जो डिमोलिशन वाला जो था, इसी समय वाला वो समय था आरक्षण का। तो 91 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, 91, 92, मंडल और कमंडल। तो पहले मंडल देन कमंडल। तो मंडल कमीशन रिजर्वेशन OBC का 27% अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1931 में हमारे पास जातिगत आंकड़े थे, कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। पहली बार 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, और उस समय में 52% OBC थे भारत के, 52% OBC हुआ करते थे। तो यही मान के प्रपोजल गया कि 52% OBC हैं, लेकिन 52% रिजर्वेशन तो नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो 22.5 ऑलरेडी दे रखा था, तो उन्होंने 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया, और 27% रिजर्वेशन का बिल पास हुआ। और वही जो संशोधन है और वो सब आप इसमें देखोगे, 15(4) और 15(16)(4). ठीक है, तो ये रिजर्व, और लास्ट में रिजर्वेशन OBC का आया, फिर EWS का हाल ही में आया। तो ये रिजर्वेशन की फिलॉसफी। लेकिन जब कभी रिजर्वेशन पे बहस होगी तो 2-3 मुद्दे उठेंगे। आपको 10 पॉइंट्स रिजर्वेशन के फेवर में तैयार करने हैं और 10 पॉइंट्स रिजर्वेशन के अगेंस्ट में तैयार करने हैं। रिजर्वेशन होना चाहिए 10 बिंदु, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए 10 बिंदु। रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये एक और बहस का मुद्दा है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते जाएंगे, PSU नहीं बना रहे हैं, नई नई नौकरियां जनरेट नहीं होगी सरकारी क्षेत्र में, और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो फिर रिजर्व कैटेगरी के लोगों को अवसर कैसे मिलेंगे? क्योंकि प्राइवेट लोग तो नौकरी देते नहीं हैं, और देते भी हैं तो वो अपर कास्ट को देंगे। फिर मेरिटोक्रेसी होने के बाद भी, अच्छा आप खुद ही दिल पे हाथ रख के बताइए कि अभी BJP को, कांग्रेस को 14% SC के लोगों को और 7.5% ST के लोगों को टिकट देना पड़ते हैं। टिकट देना पड़ते हैं ना? क्यों देना पड़ते हैं टिकट चुनाव के? क्योंकि वो रिजर्व सीट है, वहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट भी होगा तो शेड्यूल कास्ट का होगा या शेड्यूल ट्राइब का होगा, और BJP का होगा तो निर्दलीय लड़ेगा तो भी उसी कास्ट का होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का। आप बताइए कि अगर रिजर्वेशन समाप्त हो जाए तो क्या 22.5% टिकट मिलेंगे SC और ST को? रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए। 100 सीटें हैं तो 22-23 सीटें SC वालों को दे देंगे। अभी क्यों देना पड़ती है? मजबूरी है, क्योंकि जनरल को दे नहीं सकते, OBC को दे नहीं सकते, तो किसको देंगे? गांव में भी यदि रिजर्व सीट होती है
तो कितनी भी महिला की होगी और वो एसटी की महिला की है तो कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे और कुछ भी करेंगे, उसको चुनाव में लड़ाएंगे और जनरल वाले भी सब सपोर्ट करेंगे और सब लोग ओबीसी भी सपोर्ट करेंगे। चाहे उसमें एक बीजेपी वाले पकड़ लेंगे एक एसटी की महिला को, एक वो ले लेंगे कांग्रेस वाले, और दोनों लड़ेंगे आपस में, लेकिन बनेगा कौन? एसटी वाला। तो क्यों बनेगा? रिजर्वेशन है इसलिए बनेगा ना, अदरवाइज कौन सा संकट आया हुआ है कि ढूंढ करके बनाएंगे तो बात समझ में आई ना। तो रिजर्वेशन यही सिखाता है, रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिए। क्योंकि जहाँ कानून बन रहे हैं, और खास करके कानून किन के लिए बन रहे हैं? जो जरूरतमंद है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है? जो कमज़ोर है, और वो अपने बलबूते पे पहुँचेगा नहीं, तो उसको वहाँ पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि उसके कानून बनते समय वो खुद बोल सके कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आगे समझ? तो कानून बनाने वाली संस्था है। अगर वैसे ही देने लग जाए तो फिर रिजर्वेशन रखने की जरूरत क्या है? बताइए। अगर मान लीजिए कोई खाने के लिए कोई अपना हिस्सा अलग संभाल के रखता है, वो छुपा के रखता है या रिजर्व करके रखता है, तो क्यों रखता है? किसी दिन उसको नहीं मिला होगा ना, वो लेट आया और नहीं मिला तो फिर उसको संभाल के रखना पड़ता है। कुछ बात समझ में आई ना? कब रखना? अगर मान लीजिए अवेलेबल है, आप जब भी घर पे आते हैं, ढेर लगा है रोटी का, चावल भरे पड़े हैं कुकर में, दाल पड़ी हुई है, तो आप कभी भी खाना खा सकते हैं, तो फिर आप अलग से कहीं स्टोर करने क्यों जाएंगे? रिजर्व करने क्यों जाएंगे? नहीं मिलेगा तभी तो करेंगे ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो ऐसा करने लगा होगा, ठीक है? तो ऐसा सोसाइटी ने किया होगा और ये इसका लंबा इतिहास है, 2016 सालों का शोषण का इतिहास है, कि जब जब उसके पास कुछ दिखा है उसका छीन लिया गया है, जब जब उसको कुछ मिला है उसको वंचित कर दिया गया। तो फिर 1950 में तय हुआ कि इन लोगों के लिए रिजर्व होगा, क्योंकि जिसका उसका है वो उसको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। और यही हुआ जब प्रमोशन में आरक्षण आया, वो मुद्दे में भी यही बात आई, क्योंकि अगर आरक्षण आप प्रमोशन में नहीं दोगे तो एक तो कमज़ोर आदमी जैसे तैसे एंट्री करके घुसा है, तो जो टॉप पोस्ट है वहाँ तक तो कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाएगा, हाई स्कूल का बन जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल तो एक भी नहीं होगा। तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में मान लीजिए 500 प्रिंसिपल हैं। तो जब सर्च किया गया कि उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो चलो ठीक है हम दे देंगे, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या? प्रमोशन में क्यों चाहिए आरक्षण? तो उन्होंने कहा सर 2% है, नौकरियों में लगे थे 22.5%, लेकिन जब टॉप पोस्ट जहाँ डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, वहाँ पे जब हम सर्च कर रहे थे तो वहाँ केवल 2% है। तो 20% कहाँ चले गए? 20.5% कहाँ चले गए? बोले वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो क्यों नहीं पहुँच पाए? वो इसलिए नहीं पहुँच पाए कि वो कम योग्यता वाले थे, क्योंकि घुसे ही कम योग्यता पे थे, और जहाँ डिसीजन मेकिंग हो रहा है वहाँ पर वो नहीं है। तो फिर किसके लिए है? यानी कि कोई आदमी मजदूर बन सकता है, नाली साफ कर सकता है, उस रेंज पे तो है, लेकिन ठेकेदार सुपरवाइजर इस रेंज पे नहीं है, जहाँ वो निर्णय ले सके, जहाँ वो दूसरों से काम कराता है। उस लेवल पे कुछ लोग तो पहुँचे हैं, नहीं तो फिर समाज में बदलाव कैसे आएगा? इसलिए वहाँ पर वो रिजर्वेशन दिया गया कि नहीं, उसमें भी रिजर्वेशन होगा, तभी तो टॉप पोस्ट पे उतने लोग मिनिमम पहुँच पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन तो फिर हर जगह चाहिए ना। रिप्रेजेंटेशन ऐसा थोड़ी किसी एक ही जगह पे चाहिए। तो कितनी सारी बहस का मैंने आपको जवाब दिया, ठीक है? तो जब कभी सवाल आएंगे तो उन सवालों को इस तरह से सहानुभूतिपूर्वक लिखिएगा, मन में कुछ भी हो, लेकिन लिखना ऐसे ही है, ठीक है? गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो फिर बाद में मार्क्स कट जाएंगे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की